पिछला दिन आप लिख रहे थे निम्न नामित अभिक्रिया को परिभाषित करें, वो भी उदाहरण सहित, मतलब अभिक्रिया सहित। उसमें आप फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन पर है, श्वार्ट्ज रिएक्शन पर है, उर्ज रिएक्शन पर है, हीटिंग रिएक्शन पढ़े हैं कि नहीं? हीटिंग रिएक्शन पढ़े। अब ये लास्ट है उर्ज फिटिंग रिएक्शन। इसमें पहले आप चीज़ों को थोड़ा समझ लीजिए, बाद में हम लोग लिखेंगे। देखना इधर, उर्ज रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन और उर्ज फिटिंग रिएक्शन, ये तीनों रिएक्शन एक जैसा रिएक्शन है। एल्काइल हेलाइड, जैसे आप दो गो CH3 लिए, सॉरी CH3Cl लिए और दो गो सोडियम लिए, इसका दो गो लिए थे ना आप, तो क्या बना था? CH3CH3। आप दो गो क्लोरोबेंजीन लिए और सोडियम के साथ रिएक्शन किए, तो आप याद कीजिए दो गो बेंजीन आपस में जुड़ के डाइफिनाइल बनाया। ये कहलाया उर्ज रिएक्शन, ये कहलाया फिटिंग रिएक्शन। यदि आप इस दोनों का मिक्सचर ले लीजिए, मतलब एक ले लो ये और एक ले लो ये, तो बेंजीन रिंग में कौन जुड़ जाएगा? मिथाइल ग्रुप। दो गो सोडियम जो है क्लोरीन के साथ निकल जाएगा। तो उर्ज फिटिंग रिएक्शन में यही बात है। देखिए इधर, एक हम लिए क्लोरोबेंजीन, एक लिए हम मिथाइल क्लोराइड। दो सोडियम, एक सोडियम एक क्लोरीन के साथ, दूसरा सोडियम दूसरा क्लोरीन के साथ मिलेगा, तो दो गो Na और दो गो Cl क्या बना देगा मिलके? दो गो NaCl। और बेंजीन का ये फ्री वैलेंसी CH3 के इस फ्री वैलेंसी से जुड़ जाएगा, तो बताइए मिथाइल बेंजीन का ही ना निर्माण होगा। तो यह जो ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया है, यह ऊर्ज रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन का मिक्सचर फॉर्मेट है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब क्लोरोबेंजीन तथा मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ होता है, तो मिथाइल बेंजीन का निर्माण होता है। इसे हम ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। यही लिखा हुआ है। जब एल्काइल हेलाइड, मिथाइल क्लोराइड ही ना एल्काइल हेलाइड है, तथा एराइल हेलाइड, इसी को हम लोग एराइल हेलाइड क्लोरोबेंजीन को कहते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करता है, तो एल्काइल बेंजीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो ये टोटल 5 रिएक्शन था और ये पांचों हो गया है समाप्त। जो लोग क्लास में बैठे हुए हैं वो ऑलरेडी इस रिएक्शन को लिख चुके हैं, किन्हीं का बचा हुआ तो नहीं है। तो ये नामित रिएक्शन, ये नंबर खत्म हुआ, यानी ये 3 नंबर चल रहा था ना। जो नहीं लिखे अब बाद में लिखिएगा। अगला लिखिए तो, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन लिखिए। फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन बोर्ड पर है। आप याद कीजिए, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप कुल 5 रिएक्शन पढ़े थे। एक था हेलोजिनेशन, दूसरा था नाइट्रेशन, तीसरा था सल्फोनेशन, चौथा था फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और पांचवा था फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। याद है आपको? नहीं पढ़े थे पांच को? और एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर जुड़ता था, पैरा वाला मेजर होता था, ऑर्थो वाला माइनर होता था। उसी रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? सुनिएगा पहले ध्यान से इधर। अब कुछ लिखना नहीं है क्योंकि सब बात यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, हम बस समझाएंगे, वो तुरंत आ जाएगा। इधर देखिए, फ्राइडल क्राफ्ट से संबंधित दो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। एक पूछेगा फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, और दूसरा पूछेगा आपको फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन से आप क्या समझते हैं। दोनों रिएक्शन एग्जैक्ट सेम है, बस हल्का सा अंतर है। तो हम पहले समझते हैं फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन को। आप याद कीजिए, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मिथाइल क्लोराइड के साथ होता था AlCl3 या FeCl3 की उपस्थिति में, तो CH3 एक बार क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पर जाके जुड़ता था और एक बार पैरा पोजीशन पर जाकर जुड़ता था। और पैरा पोजीशन वाला मेजर प्रोडक्ट होता था, ऑर्थो पोजीशन वाला माइनर प्रोडक्ट होता था। इसी को हम लोग कहते थे फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया। हम यदि अभिक्रिया की बात करें तो वो देखिए बोर्ड पर यहाँ सामने है। ये क्या है? क्लोरोबेंजीन CH3Cl, इसी को ना हम मिथाइल क्लोराइड कहते हैं। AlCl3 या FeCl3 की उपस्थिति में होता क्या था कि AlCl3 Cl माइनस को निकालता था तो बनता था CH3 प्लस। ये CH3 प्लस इसके या तो ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा, नहीं तो पैरा पोजीशन पर जाएगा, क्योंकि जब इसमें रेजोनेंस होता है तो लोन पेयर के द्वारा जब रेजोनेंस नीचे की ओर होता है तो दोनों ऑर्थो पोजीशन पर निगेटिव चार्ज रहता था और
पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज रहता था। आप याद कीजिए, पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता था और ऑर्थो पोजीशन पर कम होता था, इसीलिए CS3 के यहाँ पर जोड़ने की संभावना बहुत कम होती थी और यहाँ जोड़ने की संभावना बहुत अधिक होती थी। इसीलिए CS3 जब यहाँ पर जुड़ा तो वो मेजर प्रोडक्ट बना, और CS3 जब ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा तो वो माइनर प्रोडक्ट बना। आप यह भी याद कीजिए कि यह केंद्रक स्नेही प्रतिस्थापन, सॉरी इलेक्ट्रोफिली, यह इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अटैकिंग स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल हो, जिसको इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह हो, जैसे CS3 प्लस, प्लस को तो माइनस के प्रति ही ना स्नेह होगा। तो इस अभिक्रिया में सबसे पहले लिखना क्या था, वो जो सबसे पहला लाइन है वो देखिए लिखा हुआ है कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया एक रिंग इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और CS3 वहां पर आएगा। चूंकि CS3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो पहला लाइन है कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन एक रिंग इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन एल्काइल हैलाइड के साथ AlCl3 या FeCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तथा दो प्रोडक्ट ऑर्थो तथा पैरा प्रोडक्ट का निर्माण करता है, और इस अभिक्रिया में पैरा प्रोडक्ट जो होता है वह मेजर प्रोडक्ट होता है। यही सब ना बातें यहाँ पर लिखी हुई है और उसके बाद रिएक्शन लिखा हुआ है। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन था रुकिए लिखिए मत, ये 4 नंबर क्वेश्चन था फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं ये। अब इसी में यदि मान लीजिए आपसे पूछ दे कि फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, तो ये बिल्कुल एकदम ऐसे ही सेम चलेगा, बस देखो एक जगह अंतर होगा रिएक्टेंट में, बाकी उसी के हिसाब से अंतर होगा प्रोडक्ट में। यहां पर खाली आप एल्काइल हेलाइड के जगह पर ले लेंगे एसाइल हेलाइड, एसाइलेशन एसाइल हेलाइड। और एसाइल हेलाइड लेने के लिए क्या करना है, CS3Cl के बीच में क्या जोड़ेंगे, C डबल बॉन्ड O। Cl यहाँ से निकलेगा, C पर आएगा प्लस, यहाँ पर CS3 पर प्लस आया था, यहाँ पर C पर प्लस आया। अब ये प्लस एक बार ऑर्थो पर जुड़ जाएगा और एक बार पैरा पर जुड़ जाएगा। तो ऑर्थो पैरा पर जुड़ेगा तो ये रिएक्शन कैसा होगा, आप इस पर इसको ध्यान से देखिए। CS3CO CS3, Cl इसके साथ गया, C प्लस बचा, और देखिए एक ऑर्थो ऑर्थो पर यहाँ जोड़ा C डबल बॉन्ड O CS3, ये होगा माइनर, और पैरा पर जोड़ा C डबल बॉन्ड O CS3, ये हो जाएगा मेजर। तो अभी हम आपको लिखा रहे हैं ये, लेकिन मान लो कि ये नहीं पूछ के वो पूछ दिया, तो भाषा तो हम लिखा ही नहीं, हम खाली हेडिंग लिख दिए यहाँ एल्काइलेशन, एल्काइलेशन का पूरा भाषा लिखा है, और एसाइलेशन में कोई भाषा नहीं लिखा है, हम खाली लिख दिए हैं एसाइलेशन है। अब बताइए इस अभिक्रिया का भाषा क्या बनेगा। मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा कि फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, तो क्या लिखिएगा भाषा, इसी पर बैठेगा, एग्जैक्ट बैठेगा। देखो क्या लिखेंगे, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन अभिक्रिया एक रिंग इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जिसमें क्लोरोबेंजीन AlCl3 या FeCl3 की उपस्थिति में, यहाँ पर खाली लिखा हुआ है ना मिथाइल क्लोराइड, यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड नहीं लिखे, लिखेंगे एसिड हेलाइड, जो कि यहाँ पर बोर्ड पर यहाँ लिखा हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं, एसिड हेलाइड। एसिड हेलाइड क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन रहता तो ब्रोमाइड। एसिड ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कर ऑर्थो तथा पैरा प्रोडक्ट का निर्माण करता है। इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। समझ में आया कि कैसे उसको मतलब एक्सचेंज कर देना है दोनों को। तो दोनों बिल्कुल कंसेप्ट के मामले में सेम रिएक्शन है। क्वेश्चन लिख चुके हैं आप, इसका भाषा लिखिए, रिएक्शन लिखिए। यहाँ कोई पागल वागल नहीं है, सब ठीक ठाक है। लिखिए जल्दी, नहीं तो पगलाते रहिएगा तो आगे बढ़ जाएगा। ओ अच्छा, ये तो सही में कुछ पागलपन ही है। किसका बैग है रे उतना। अरे अपने बैठती है यहाँ, बैग रहता है लंदन में। मेरे इधर आओ तो, मैंने आओ ना। ये सब बैग को उठा के पीछे रखा दो बेंच पर। जाओ एक 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 सब उठा लो, बढ़िया से उठा लो, हाँ।
ले लो, यो चारों ले लो। तो किसका है ये? जाओ उसको पीछे मुँह कोना में, हाथ है हाथों बढ़ा के पीछे कर देना कोना में। रईसी का कोई मतलब है? अच्छा ये तुम्हारा बैग है? ओह, देख लो देख लो, उसको बोली कि तुम पागल हो, रह रहे बेंच पर बैग रखे हुए, अपने वहां बैठी हुए बैग यहाँ रखा। लेकिन यहाँ जगह खाली था इसलिए रखी नहीं। वो जिस समय रखी होगी वहां भी जगह खाली होगा। ओ तो हमरा क्या पता था हम किससे उलझ गए हैं भाई। अब याद आया, चलो कोई बात नहीं, सब आम बात है। तुम लोग का बहुत कद्र करते हैं हम, समझे? हम्म। पता नहीं भगवान क्या सोच के बनाए थे। अब मजेदार आदमी को टेंशन होता है। अच्छा एक चीज देख, एक चीज तुम लोग देखा होगा, जो आदमी ज्यादा टेंशन में रहता है वो पागल हो जाता है। पता है क्यों पागल हो जाता है? क्योंकि पागल होने के बाद ही वो सरवाइव कर पाएगा, यदि पागल नहीं होगा तो वो मर जाएगा। क्योंकि ज्यादा दिमाग वाला आदमी टेंशन में सुसाइड कर लेगा, खुद के मर जाएगा, हेरा जाएगा, भतला जाएगा। और जो उससे ज्यादा दिमाग वाला है उस सबको हैंडल कर लेता है, जैसे कि हम। टेंशन लेने का नहीं। हाँ। तुम लोग कभी कभी देखता होगा कि कोई किसी आदमी का बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया तो धीरे धीरे वो पागल हो जाता है, मेंटल हो जाता है, उसको इतना ना आघात पहुंचता है, इतना ना सोचने लगता है ना कि वो सही में सनक जाता है। सनकने से मतलब यदि वो पागल हो जाए तो क्या होता है? पागल हो जाए तो सब टेंशन खत्म हो गया। उसको पता ही नहीं रहता है कि उसका बिजनेस खराब हुआ था या बढ़िया हुआ था, उसके बाद वो आराम से जीने लगता है पागल बन के। तो वो सरवाइव कर पाता है। माइंड के स्ट्रांग बनिए, एक चीज खराब हुआ तो दूसरे को सही कर देना है। दुनिया में ऑप्शन की कमी है रे। इसीलिए कोई एक चीज गड़बड़ हो जाए तो ज्यादा दिमाग उस पर नहीं लगाना है, सीधे दिमाग उस उधर वहां से हंसा हटा लीजिए। अब इसको हर पर्सनल चीजों से जोड़ने की जरूरत नहीं है। जो समझाए हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग बात का बतंगर बहुत बनाते हैं। अब मान लीजिए कि आप इंटर में फेल हो गए। अच्छा इसमें है करने लगते हैं। मान लीजिए कि फेल कर गए, तो फेल कर गए तो क्या हो गया, जीवन खत्म हो गया? जीवन खत्म नहीं हुआ, दूसरा बार निकालेंगे, तीसरा बार निकालेंगे, नहीं निकलेगा पढ़ाई छोड़ देंगे। जरूरी क्या है पढ़ना? लेकिन इसके लिए जान दे दें ये उचित है? वही हम कह रहे हैं। हो सकता है कि तुम बढ़िया नेता बनने के लिए फेल हुआ हो, नम्मा फेल। अरे बहुत सारा ऑप्शन है भाई। हो गया, उतार लिए। आज जो असाइनमेंट लिए हैं इसी असाइनमेंट के रुपया पर अगले चैप्टर का भी असाइनमेंट मिलेगा, मतलब अगला चैप्टर में जो भी असाइनमेंट मिलेगा उसके लिए आपको रुपया देने की जरूरत नहीं है, उसका रुपया आज ही लिया जा चुका है। चेंज कर रहे हैं इसको। इसमें अब खाली तुम एल्काइलेशन के स्थान पर क्या लिख दो, एसाइलेशन, और ये रिएक्शन लिख दो, इसमें भाषा और सब मत लिखना। महिला सम्मान और महिला सशक्तिकरण आज के समय में बहुत जरूरी है क्या रे?
और हम लोग काफी सम्मान करते हैं, तुम लोग भी करता है ना? हाँ, उसके दुख की घड़ी में तुम लोग साथ रहो। अब भगवान दिमाग कम दिए तो क्या हुआ, इंसान तो है ना। एक तो ये लोग परिस्थिति की मारी हुई है, ऊपर से तुम लोग मजाक उड़ाते हो। कोई नहीं मजाक उड़ाएगा, नहीं उड़ाएगा मजाक, टेंशन मत लो। मुंह कौन सी देख रही है? हम मजाक उड़ा रहे हैं, हम तुम्हारे हक की बात कर रहे हैं, तुम मजाक इसको तुमको लग रहा है? इसको लिख लीजिए और क्वेश्चन अब आगे बढ़ा दीजिए। अब यहां से आ गया कन्वर्जन। अब ये थोड़ा खतरनाक चीज है, इस पर देखिए। कन्वर्जन में जो कन्वर्जन वाला क्वेश्चन जो भी लोग कर लेता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके लिए बहुत इजी लगता है। और कन्वर्जन का मतलब है कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दिमाग में रखना। ये कहीं ना कहीं थोड़ा टफ होता है, लेकिन आप यहाँ से देखिए, कुछ टेक्निक हम आपको समझाते हैं जिससे किसी भी कन्वर्जन को आप आसानी से कर पाएंगे। एग्जाम में कन्वर्जन वाला क्वेश्चन रहेगा जरूर, इसके लिए आप इसको थोड़ा बढ़िया से प्रिपेयर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है, एनिलीन को ब्रोमोबेंजीन में आप कैसे बदलेंगे। मतलब आपको क्या दिया गया, एनिलीन, और इसको बदलना है किसमें, ब्रोमोबेंजीन में। आप पहले इस क्वेश्चन को लिखिए तो। इतना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़े, आपको हर चीज फ्री कर दिया कि आपको जो भी यूज करना है यूज कीजिए, लेकिन आप एनिलीन को बदलिए किसमें, ब्रोमोबेंजीन में। क्योंकि हम लोग साइंस पढ़े हैं तो उस पर कुछ कुछ सोचते हैं, कभी कभी तो कुछ ज्यादा सोचने लगते हैं। हमरे दिमाग में एक दिन एक बात आया था, तुमरे कहो तो शेयर करे तुमसे। कोई लड़का लोग बुरा नहीं मानेगा, बनेगा, लड़की लोग भी बुरा नहीं मानेगी। ऐसे तुम लोग बुरा नहीं मानती है, अच्छी है सब। सुनो इधर, इधर सुनो, इधर सुनो, खिस्सा को सुनो। जैसे इस धरती पर तो बहुत तरह का जीव जंतु है। सुनिएगा, जो बोल रहे हैं वो बड़ा प्रैक्टिकल बात हम बोल रहे हैं। अरबों साल से ये धरती है, अलग अलग तरह का कीड़ा मकोड़ा, डायनासोर, आदमी, राक्षस, भगवान, जो भी थे या है या रहे होंगे या होंगे, ये सब समय के साथ लगातार चेंज होता गया। ऐसा हमको लगता है कि जितना दिमाग वाला, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, गधा बकरी बैल, कीड़ा फतिंगा मछली, ये सब हो गया। मनुष्य, मनुष्य में दो तरह के लोग, आदमी औरत। तो हमको ऐसा अरे पूरा बात सुनो यार। आदमी औरत मतलब पुरुष महिला की बात हम कर रहे हैं, इसमें हंसने की क्या बात। अरे तुम लोग भी उसी सब की श्रेणी में आ गया, ज्यादा संगति में हो क्या रे। सुनो इधर। तो उसमें हमको ऐसा लगता है कि जैसे मनुष्य का जो दिमाग का लेवल है वो बाकी सभी प्राणी से अच्छा क्वालिटी का है। अच्छा क्वालिटी का है, इसीलिए इसका रहने का ढंग, खाना खाने का ढंग, बैठने उठने बात करने का ढंग, टेक्नोलॉजी, ये सब इसके पास ज्यादा है। अब मान लो कुत्ता हवाई जहाज बना लिया और उड़ा रहा है, इसका मतलब है कि वो दिमाग वाला होगा। तो हमको ऐसा लगता है कि जिस तरह से मनुष्य में नर और नारी है, उसी तरह से कोई एक और प्रजाति रहा होगा जो इतने दिमाग वाला होगा, ठीक है, या इससे थोड़ा कम दिमाग वाला होगा। अब जैसे मान लो, इसे समझो सिंपली कि चाइना कोई बम बनाया जिसका तोड़ इंडिया के पास नहीं है, अमेरिका के पास है, अमेरिका अमेरिका से इंडिया ट्रांसफर हो गया वो बम, और एक दूसरे को टक्कर दिया। कभी टकराहट में लड़ाई हुआ,
और भारत मान लो कि लड़ाई हुआ और चाइना को ध्वस्त कर दिया उसी बम से, चूंकि इसके पास स्ट्रांग बम आ गया, चाइना खत्म, बात खत्म, इंडिया खाली बचा। तो कुछ इसी तरह का बात रहा होगा कि एक जाति ऐसी भी रही होगी जो इसके दिमाग के टक्कर का हो, और दोनों में जो है ना जब तब युद्ध होता होगा, और उसमें क्या किया कि ये जो प्रजाति है मनुष्य, उस प्रजाति को पूरी तरह से खत्म कर दिया, क्योंकि वो यदि रहता तो इसके विकास को रोक देता। लेकिन मनुष्य में दो चीजों का होना जरूरी है, नर और नारी, तभी तो फिर जनरेशन आगे बढ़ेगा। तो वैसी स्थिति में मनुष्य मनुष्य में महिला जबरदस्ती रह गई, नहीं तो उसको भी खत्म कर देता वहीं पर। समझ रहा है तुम हम जो कह रहे हैं? काहे कि दिमाग के मामले में तो मनुष्य ज्यादा है। मतलब ये पुरुष, तुम लोग ये देखो, बुरा मत मानो, नहीं मानो, हाँ, जैसे ये एक नेचुरल बात है, ये सही में होता है। कितना भी लोग कह ले ना कि नारी नारी सशक्तिकरण, नारी को समान अधिकार, कंधा से कंधा मिलाकर काम करना, सब ठीक है अपने जगह, वो सब तो तुमको फुसलाने के लिए किया जाता है। वास्तविकता कुछ और है। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा सुनिए इधर, यदि हम गलत हैं तो हमारी इस बात को थोड़ा गलत साबित कीजिए, कि यदि नारी सशक्तिकरण की बात आज हमारे समाज में होती है, तो इसकी शुरुआत पुरुष सशक्तिकरण से क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पुरुष पहले से ही सशक्त था। नहीं तो यदि आप कमजोर नहीं होते तो आपके सशक्तिकरण की बात ही नहीं होती। तो मेंटली यदि स्ट्रांग होती, पूरा सोसाइटी, मतलब औरत का पूरा समाज, चाहे वो हमारी माँ हो, बहन हो, भाई हो, दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, पत्नी हो, या कोई भी हो। देखो हम जो बोलते हैं वो बहुत फैक्ट वाला बात बोलते हैं, तुमको लगता होगा कि हम कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हम बहुत लॉजिकली बात कर रहे हैं। और यदि आपको लग रहा होगा कि हम गलत बोल रहे हैं, तो घर पे जाके आराम से सोचिएगा कि आज तक कभी किसी ने पुरुष सशक्तिकरण के बारे में पढ़ा कभी कहीं? क्या पढ़ते हैं किसके बारे में? महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण, संरक्षण मिलना चाहिए किसको? महिला को 50%। तो ये सब जो जो आदमी, अच्छा एक बात बताइए, अभी रिजर्वेशन का बात नौकरी में भी होता है। आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जो उसको सही मानते हैं, रिजर्वेशन को? हाथ खड़ा कीजिए। कोई नहीं सही मानता है। अरे आरक्षण, नौकरी में जो आरक्षण रहता है, SC ST को रहता है ना कि तुमको इतने नंबर पर, जैसे जैसे जनरल जो है उसको 80 कट ऑफ गया, SC ST का मान लो कट ऑफ 32 चला गया, तुम IIT पास किया, 80 नंबर लाएगा तब, और उसको 32 नंबर आएगा तो पास कर जाएगा। इस चीज को कितना आदमी सही मानते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। कोई नहीं सही मानते हैं। देखो आरक्षण की जरूरत है, ऐसा नहीं कि आरक्षण की जरूरत नहीं है, लेकिन इस तरह से आरक्षण की जरूरत नहीं, उसका तरीका बदल देना चाहिए था। जैसे नॉलेज में आरक्षण नहीं होना चाहिए, आप पढ़ाई का व्यवस्था प्रॉपर दीजिए, उसको ज्यादा पढ़वाइए। अब मान लो कि कोई 30 नंबर वाला साइंटिस्ट बन गया, कोई 90 नंबर वाला साइंटिस्ट बना, तो दोनों के तो क्वालिटी में अंतर होगा। लेकिन सच पूछिए तो आरक्षण की जरूरत है। आरक्षण की जरूरत इसलिए है क्योंकि वो कमजोर वर्ग है, उसको तो ऊपर करना पड़ेगा ना, तभी तो समान रूप से आगे बढ़ पाएगा। तो आरक्षण की जरूरत या सशक्तिकरण की जरूरत उसको होती है जो कमजोर होता है, और सब समझता है कि कमजोर कौन है। लोग भी समझते होंगे, समझते हैं कि नहीं समझते हैं? समझिए इस बात को, इस बात को समझना चाहिए। और इस बात को समझिए नहीं, बल्कि उस पर काम कीजिए, ताकि कोई सशक्तिकरण की बात ना करे, अपने आप को इतना सशक्त कीजिए। हम माथा रहेगा इन्ने नीचा घुटना में, जीवन जीना अपना भी हराम कर लीजिएगा और दूसरे का भी हराम कर दीजिएगा। तो थोड़ा समझदार बनिए। सब समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ। एनिलीन को ब्रोमोबेंजीन, अब आइए वापस इधर। एनिलीन को ब्रोमोबेंजीन में आप कैसे बदलेंगे? शुरू करें बताना इसको? क्वेश्चन लिख लिया है ना? इस तरह के क्वेश्चन को जब आप बनाएंगे तो उसका क्या तरीका होगा, इसको देखिए। आपको सबसे पहले कहा एनिलीन, बताइए एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? बेंजीन रिंग में आप NH3 लगाते हैं, इसी को एनिलीन एनिलीन कहा जाता है। और क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन में ही ना बदलना है, ब्रोमोबेंजीन है। हाँ तो बताइएगा ना। ब्रोमोबेंजीन। हम अपने अभी तक के लाइफ में जो चीज फील किए हैं,
हम उसी चीज के बारे में बोलते हैं। और देखो, हमारा एक आदत है, स्लिप ऑफ टंग एक अलग बात है, यदि कभी कुछ बोलते हुए स्लिप कर जाए मुंह, लेकिन हम झूठ नहीं बोलते हैं। और जो जिस चीज के फैक्ट के बारे में हम नहीं जानते, हम उस पर बात नहीं करते हैं। जो भी बोलते हैं वो उचित ही बोलते हैं। और उचित गलत लग जाता है लोग, जैसे इन लोग को लग रहा होगा, तो वो एक अलग बात है। गलत नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ जगह पर हम देखे हैं, वो महिला जो गांव देहात में रहती है, हम काफी ज्यादा एनालाइज करने लगे हैं चीजों को आजकल, क्योंकि परिस्थिति कुछ ऐसी हमारी बनी हुई है। तो हम देखते हैं कि गांव की महिला जो है वो, शहर की जो महिला है वो, लड़की जो है गांव की वो, शहर की जो है वो, जो निरक्षर है वो, और जो पढ़ी लिखी है वो, सब दिमाग से पैदल ही होती है, टोटल। और ये जो पढ़ी लिखी के मामले में हम बोले हैं ना, हम एक से एक ऑफिसर से बात किए हैं, उसका जो तौर तरीका होता है, उसको तो हमको और आश्चर्य लगता है कि वो तो मतलब पढ़ी लिखी लोगों महिला से भी खराब है उसका स्थिति। अरे कम से कम पढ़ लिख के तुमको दिमाग आया होगा थोड़ा, लेकिन वो भी नहीं है। चले तो झेलो यार, झेलो। ब्रोमोबेंजीन। सुनिए इधर, सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है आप उसकी पहचान कीजिए। और एक्सेप्शन नेवर बी काउंटेड, हो सकता है कि दो चार को बढ़िया भी हो आप लोग में। देखो तो कौन दो चार को बढ़िया, कौन है दो चार को बढ़िया, हाथ खड़ा करो तो। अरे सुनो ना, थोड़ा सा उकसा दें तो मार कर लेगी, हमें बढ़िया हमें बढ़िया, तोरा दू थोपे मारबो, हमें बढ़िया छिए। अच्छा, तुम लोग को इतना बोलते हैं तो बुरा भी लगता है? अच्छा ये बताओ, किसको किसको बुरा लगता है, हाथ खड़ा करो तो। जब जब इस तरह से हम बोलते हैं तो बुरा किसको किसको लगता है? हाथ खड़ा कीजिए ना। अभी देखो, सुनो इधर, अभी तुम हाथ खड़ा नहीं की तो भी तुमको सुनना पड़ेगा, और हाथ खड़ा करती तो भी सुनना पड़ता। तो सुनो, तुम लोग को बुरा नहीं लगता है, एकदम बेलज हो गई है क्या? मतलब लाज शर्म नहीं है? मतलब कुछ हो बोल लेते हैं, सुन लेते हैं, खराब नहीं लगता है? तो ये इसका ये जवाब था, हाथ नहीं खड़ा की तब। और सुनो इधर, और सुनो इधर, अब जो हाथ खड़ा की, अब उसका भी जवाब सुन लो। सुना दें क्या? यदि तुमको खराब लगता है तो सही में तुमको दिमाग नहीं है। देखो यहाँ, हे ये बुरा लगा, हे खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। कहती है सर आज कुछ ज्यादा बोल दिए। हम यदि कुछ ज्यादा भी बोलते हैं तो मर्यादा में रह के बोलते हैं। चलो अब आओ जाओ इधर। अरे ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे, सीरियस मत होना तुम लोग। अब ये नहीं कि घर पे जाके खाना बंद कर देना। आए हमरा बहुत बात कहलखिन है ना, खेबे नहीं करवे। इसको लिख लीजिए तो, इसको लिखिए तो। तुम लोग को लेकिन मिस बहुत करेंगे तुम लोग जाओगे तो। बहुत बेहतरीन आदमी हो तुम सब यार। अरे तुम सब तो छट्टा है ही है, तुम सब तो मिलते रहेगा। दो चार को देखते हैं तुम लोग में भी दिमाग उमाग घटा है, तुम लोग का भी दिमाग डल हो रहा है। ये सब संगति का असर है। नो नो, दूरी बनाइए। हम लोग का दिमाग प्रॉपर काम किस लिए कर रहा है? अब इस कन्वर्जन को देखिए, हमको एनिलीन से बनाना है ब्रोमोबेंजीन। आप देखिए, बेंजीन यहां भी है, बेंजीन यहां भी है। इसका मतलब है कि बेंजीन के बाहर कुछ ऐसा हमको करना है ताकि NH2, सॉरी यहाँ NH गलत लिख दिया, NH2 होगा यहाँ। तो इसका इसका ये मतलब है कि NH2 को यहाँ बाहर करना है, और NH2 के स्थान पर लाना किसको है? Br को, ब्रोमीन को।
देखो इसको कैसे करेंगे। एक चीज तुम ध्यान देना अभी से, देखो कुछ ट्रिक्स जो दे रहे हैं उसको याद रखो कन्वर्जन के लिए। एनिलीन में बेंजीन रिंग के साथ NH2 जुड़ा हुआ होता है। किसी भी रिएक्शन में यदि इसको हटाना है, यदि आप चाहते हैं कि NH2 हट जाए, तो तुरंत सेंड मेयर रिएक्शन को याद कीजिए। सेंड मेयर रिएक्शन याद करो, ये रिएक्शन HCl प्लस NaNO2 के साथ होता है कम टेम्परेचर पर। टेम्परेचर का रेंज होता है 0 डिग्री C से कितना डिग्री से, 5 डिग्री से। और आप याद कीजिए ये बेंजीन डाइजोनियम लवण में बदल जाता है। सेंड मेयर रिएक्शन 2-3 बार आप पढ़े थे, आप याद कीजिए यदि याद हो तो। इसी को हम लोग डाइजोनियम साल्ट बोलते हैं। अब इसका आगे का रिएक्शन आप याद कीजिए, यदि आप इसका रिएक्शन Cu2Cl2 के साथ करा देंगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और नाइट्रोजन गैस गैस बन के निकल जाएगा। यदि इसी का रिएक्शन Cu2Br2 के साथ करा देंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। आप याद कीजिए इसी का रिएक्शन गर्म जल के साथ कराते थे तो क्या बनता था, फिनॉल। बेंजीन रिंग में कौन जुड़ जाएगा, OH। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन कौन सी बनाना था, ब्रोमोबेंजीन ना। ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो यहाँ Cu2Br2 Cl2 के स्थान पर क्या ले लेंगे, Br2। तो ये कन्वर्ट कर जाएगा किस में, ब्रोमोबेंजीन में। हो गया काम, तो लिख लो। कन्वर्जन आपसे जब भी पूछेगा तो दो दो क्वेश्चन रहेगा उसमें। अब उस दो क्वेश्चन को प्रॉपर एग्जाम में कैसे लिखना है इसके बारे में सुनिए। पहले आप इसको पूरा उतार लीजिए, इसके बाद हम इस पर काम करेंगे। लिखाएंगे अब कुछ नहीं, अब जो भी काम है वो आप करेंगे, हम नहीं। और वो भी अपने कॉपी में यहाँ नहीं करना है, बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे तो वहां करेंगे आप। वो तभी होगा जब ये रिएक्शन आपको आएगा, और जिसको ये रिएक्शन आ गया अगला काम अपने आप कर सकता है। ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा है, एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये जो अभी आपको लिखा है। किस साल पूछा है नहीं पता, लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें यदि आपसे कहा कि एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन, एनिलीन को ब्रोमोबेंजीन में आप कैसे बदलेंगे, तो हम उसमें लिखेंगे कि एनिलीन को ब्रोमोबेंजीन में निम्न तरीके से बदला जा सकता है। ठीक है, बताइए तो भाषा क्या बनेगा। जब एनिलीन की अभिक्रिया HCl तथा NaNO2 के मिश्रण के साथ 0 डिग्री C से 5 डिग्री C ताप पर होता है तो डाइजोनियम लवण का निर्माण होता है, जिसकी अभिक्रिया Cu2Br2 के साथ कराने पर ब्रोमोबेंजीन बनता है। ये भाषा लिखेंगे, भाषा के नीचे उसका रिएक्शन जो अभी बोर्ड पर सामने है ये लिखेंगे। बात खत्म हो गया, पूरा हो गया। यानी आप सिर्फ रिएक्शन लिख दो तो भी नंबर आपको दे देगा, लेकिन आंसर में परफेक्शन आएगा तब जब आप इसको एक लैंग्वेज देंगे। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 6। लिखिए, आप निम्न परिवर्तन कैसे करेंगे। आप निम्न परिवर्तन कैसे करेंगे, तीनों क्वेश्चन लगातार लिखिए। एनिलीन टू फिनॉल, मिथाइल क्लोराइड टू इथाइलेमीन, 3 नंबर मिथाइल क्लोराइड टू इथाइल क्लोराइड। इसी को ना हम लोग कन्वर्जन बोलते हैं। निम्न परिवर्तन कैसे करेंगे, कन्वर्जन इसी को कहते हैं। इसी के बारे में बोल रहे थे कि ये थोड़ा टफ होता है। टफ इसलिए होता है ना कि दिया हुआ कुछ नहीं रहेगा, खाली कहेगा ये तुमको दिए, इससे ये तुमको बनाना है, जो लेना है तुम लो। यहाँ तो रिएक्टेंट सब लिखा हुआ रहता है, तब आप आपको प्रोडक्ट लिखने में दिक्कत होती है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, जो मन है लीजिए बनाइए। आप A नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है एनिलीन टू फिनॉल।
आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि पिछला रिएक्शन बिल्कुल सेम रहेगा, खाली यहाँ पर Cu2 Cl2 की जगह या Br2 की जगह क्या ले लेंगे, वार्म वाटर, गर्म जल लीजिएगा, सीधे किस में कन्वर्ट कर जाएगा, फिनॉल में। तो ए नंबर का आंसर लिखिए। अब सिर्फ आप रिएक्शन लिखिएगा, भाषा हम नहीं लिखाएंगे, आप भाषा भी लिखोगे भी नहीं। रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन लिखने से आपको पता चल जाएगा कि उसका लैंग्वेज क्या होगा। लड़की लोग ज़्यादा सीरियस नहीं होगी, हम ऐसे ही बोल रहे थे, उसको दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है। सच में अभी अब सीरियस बोल रहे हैं। अरे क्लास में थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट होना जरूरी है, और आप इंटरटेनमेंट के अच्छे साधन हैं। नहीं नहीं, फिर गलत मत मानना। लड़का लोग को कुछ बोलेंगे तो ये ना गुस्साएगा ना कुछ बोलेगा, और आप लोग को देखते हैं गुस्सा भी किए, मतलब जो सामने से रिएक्ट कर जाए समझो वो दिल का बड़ा साफ आदमी है। जो रिएक्ट नहीं कर रहा है समझ लो वहां पर नहीं ज्यादा बोलना चाहिए। गड़बड़ है। दया। जैसे हम एक प्रैक्टिकल बात बताते हैं, सभी लोग इसका ध्यान रखिएगा। किसी से यदि तुमको लड़ाई हुआ, ठीक है, और उसको तुम दो थप्पड़ मार दिया, और दो थप्पड़ मारने के बाद यदि वो मार खा के रह गया, यदि वो कुछ नहीं तुमको किया उस समय, सचेत हो जाओ, तुम्हारी जान जा सकती है। और यदि आदमी दो थप्पड़ खा लिया, तुरंत उसी वक्त दो चार लपड़ तुमको दे दिया, तो समझो सब कुछ नॉर्मल है। जो जो लोग रिएक्ट नहीं करते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, और बहुत खतरनाक सोच के होते हैं। समझ रहा है? हम लोग भी उसी कैटेगरी में आते हैं। तुम हमको डैमेज करने का प्रयास करोगे, तुमको दिखेगा नहीं कि ये इंसान कर क्या रहा है, और जो हम करेंगे तुम उसके बारे में सोच नहीं पाओगे। मतलब यही सोच रखो भी। कोई यदि तुमको डिस्टर्ब करे ना, कोई भी इंसान तुमको डिस्टर्ब करे, सामने वाले को फील नहीं होने दो कि इंसान सोच क्या रहा है, और सोच इतना ज्यादा लो कि सामने वाला सोच नहीं पाए कि हुआ क्या, होगा क्या, होना क्या है। इसको समझाने की जरूरत तो नहीं है। अगला देखिए। अगला है मिथाइल क्लोराइड टू इथाइलेमीन। ये चूंकि बताए हुए थे पीछे, तो हम इसको दोबारा मिटाए नहीं, इसको हम फिर से बताते हैं अब। मिथाइल क्लोराइड किसको बोलते हैं? CH3Cl को। इसको किस में बदलना है? इसका सोडियम के साथ रिएक्शन करा दो, सनलाइट के प्रेजेंस में। बताओ तो इथेन बनेगा? कौन सी बनाना है? इथाइल क्लोराइड, इथाइलेमीन बनाना है। तो इसकी क्या जरूरत है, क्या इसको कर रहे हैं? इसका रिएक्शन करा दीजिए आप एक्वस के Cn के साथ। ये टूटेगा K+Cn- में, 3 अटैक करेगा Cl- को, यहाँ से बाहर कर देगा, क्या बनाएगा बताओ तो? CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अरे Cn बनेगा ये, तो Cn में ही ना ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड, और ये है इथेन नाइट्राइल। अब आप इसका करा दीजिए रिडक्शन, LiAlH4 के साथ इसका रिएक्शन करा दो। बताओ, ऊपर डबल बॉन्ड टूटेगा, एक वैलेंस यहाँ फ्री, एक वैलेंस यहाँ फ्री, नीचे डबल पाई बॉन्ड टूटेगा, एक वैलेंस यहाँ फ्री, एक वैलेंस यहाँ फ्री, और सब जगह क्या जोड़ेगा? रिड्यूसिंग एजेंट है तो हाइड्रोजन को ही ना जोड़ेगा। तो ये बना देगा CH3CH2NH2। अब देखिए, इसी को तो हम इथाइलेमीन कहते हैं। ये है इथाइलेमीन, और वो है मिथाइल क्लोराइड। तो बताओ तो इसका क्या लैंग्वेज बनेगा, यदि लैंग्वेज में लिखना चाहे तो? जब मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय केसीएन के साथ होता है तो इथेन नाइट्राइल का निर्माण होता है, जिसके अवकरण के पश्चात इथाइलेमीन बनता है। लिखिए रिएक्शन, ये बी नंबर था। यह है बी का आंसर। मिथाइल क्लोराइड, इसको बोलेंगे इथेन नाइट्राइल।
इसका अगला कन्वर्जन अब कल करेंगे, चूंकि बाहर में बच्चा सब खड़ा है। ऐसे भी यहीं तक हुआ ही है पढ़ाई। कल असाइनमेंट सब लेते आएगा, कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। सुनो, ये लिखे हो ना तुम, इसको तनी ट्राई करना तो घर पर, ये कन्वर्जन कैसे होगा एक बार खुद से कोशिश करना। इसे हम एक बार बता देते हैं, सुनो कैसे कैसे करना है। मिथाइल क्लोराइड में कितना कार्बन है? एक। इथाइल क्लोराइड में दो। तो क्या करना, मिथाइल क्लोराइड का हेलोजिनेशन करवा देना, नहीं सॉरी, यही सोडियम के साथ रिएक्शन करवा देना, उर्ज रिएक्शन। मिथाइल क्लोराइड से वो इथेन बना देगा? नहीं बना देगा इथेन। मिथाइल क्लोराइड CH3Cl को Na के साथ रिएक्शन करेगा तो CH3 नहीं जुड़ जाएगा आपस में, और CH3 का फिर हेलोजिनेशन करवा दो, Cl2 के साथ रिएक्शन करा दो, इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। ऐसे हम कल लिख के बता देंगे, और यदि अभी लिखना चाहते हैं तो बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये C नंबर का आंसर नीचे यहाँ लिखा हुआ है। ऐसे कल हम इसको एक बार फिर देख लेंगे।